द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला, जहाँ पे हमने सेल के बारे में बात करी थी। तो उस चैप्टर में हमने क्या सीखा था? उस चैप्टर में हमने ये सीखा था कि एनिमल्स के पास होते हैं उनके अपने सेल्स, प्लांट्स के पास होते हैं उनके अपने सेल्स, यानी कि सेल्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं एनिमल सेल्स और दूसरे होते हैं प्लांट सेल्स, है ना। आज के इस सेशन में जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं टिश्यूज़, तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि टिश्यूज़ को भी हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं एनिमल टिश्यूज़ और दूसरे होते हैं प्लांट टिश्यूज़। वो वाले टिश्यूज़ जो कि एनिमल में मिलेंगे वो कहलाएंगे एनिमल टिश्यूज़, वो वाले टिश्यूज़ जो कि प्लांट्स में मिलेंगे उनको हम बोलेंगे क्या? प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। अब इससे पहले हम एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ें, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ें, सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि आखिर ये टिश्यूज़ होते क्या हैं, क्योंकि कई बार सवाल में 1 मार्क का क्वेश्चन यही आ जाता है कि डिफाइन अ टिश्यू, कि भाई टिश्यू क्या होता है। तो बड़ा सिंपल है, टिश्यू कुछ नहीं बल्कि कई सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है, या आप बोल सकते हो कि कई सारे सेल्स का क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। क्या सेल्स के ग्रुप बनाने का जो कॉन्सेप्ट है हम इस चैप्टर में पहली बार पढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सेल वाला, वहाँ पे भी हमने देखा था कि सेल्स क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। कैसे? फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सीखा था कि ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं कौन? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में ले दे करके केवल एक ही सेल होता है, और हम बोल सकते हैं कि वही एक सेल क्या करता है? दुनिया भर के फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी में ले दे करके केवल एक ही सेल है, और वो एक ही सेल क्या करेगा? डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा। वही अमीबा का एक सेल डाइजेशन भी कर लेगा, अब्जॉर्प्शन भी कर लेगा, एक्सक्रीशन भी कर लेगा, सेक्रेशन भी कर लेगा। सारे दुनिया भर के एक ही सेल जो है ना, सारे दुनिया भर के फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन जब बात आती है किसकी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम क्या करते हैं? वहाँ पे हमको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। कैसे? भाई अगर हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनकी लाइफ तो बहुत ही सेटल होती है। एक ही सेल है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही सेल क्या करेगा? सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेगा, कोई इसमें टेंशन ही नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनकी बॉडी में तो इतने सारे सेल्स होते हैं कि अगर एक सेल हर एक फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा ना, तो भाई बहुत ही गड़बड़ होने वाली है, बहुत ही हौश पौश हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, उन सभी डिफरेंट सेल्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक सेल्स के ग्रुप को एक स्पेसिफिक फंक्शन दे देते हैं परफॉर्म करने के लिए, कि भाई तुम एक ग्रुप हो, ठीक है ना। बहुत सारी सेल्स ने क्या किया है? मिल करके एक ग्रुप बना लिया है, और इस ग्रुप को हम एक पर्टिकुलर फंक्शन दे देंगे कि आज के बाद तुम केवल यही फंक्शन परफॉर्म करोगे, इसके अलावा किसी दूसरे फंक्शन में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम सभी के पास क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट किससे बना होता है? हार्ट सेल्स का बना होता है। तो हार्ट सेल्स का काम क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना। इसके अलावा हार्ट के जो सेल्स होंगे वो कभी जाकर के डाइजेशन की प्रोसेस जो है ना नहीं परफॉर्म करेंगे, या वो कभी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेंगे, या वो कभी एक्सक्रीशन जाकर के परफॉर्म नहीं करेंगे। एक बार जो उनको फंक्शन अलॉट कर दिया गया है सेल्स के एक पर्टिकुलर ग्रुप को, अब जिंदगी भर ताउम्र वो ग्रुप एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हम कामों को, फंक्शंस को बांट देते हैं। किस में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। किसके बीच में बांट देते हैं? तो बहुत सारे सेल्स के अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और इन्हीं सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं क्या? टिश्यू। आई बात समझ में? तो इससे पहले कि हम एनिमल और प्लांट टिश्यूज के बारे में समझे, कौन कहाँ प्रेजेंट होता है ये जाने, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि ये टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू की आपको एक बहुत ही कॉमन डेफिनेशन किताबों में देखने को मिलेगी। वही डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप या कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म और हेल्प अ कॉमन फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन। यानी कि एक टिश्यू क्या होता है? बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप या कलेक्शन होता है, और उन सभी सेल्स का जो ओरिजिन है वो कैसा होता है? कॉमन होता है।
ठीक है। एक ग्रुप या एक टिश्यू में आने वाले जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स का ओरिजिन कैसा होता है, कॉमन होता है, यानी कि वो सभी सेल्स एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी डेफिनेशन है ना, ये तब तक इनकम्प्लीट रहेगी जब तक हम ये इन दोनों वर्ड्स को ना समझ ले कि सेल्स कैसे हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं या डिसिमिलर भी हो सकते हैं। यानी कि आपके पास सपोज क्या है, एक टिश्यू है, तो उस टिश्यू में आने वाले जितने भी सेल्स हैं हो सकता है वो कैसे हो, सिमिलर हो, या हो सकता है वो कैसे हो, डिसिमिलर हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम ये सिमिलर और डिसिमिलर वर्ड किस एस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स का होने का मतलब ये है कि सेल्स का स्ट्रक्चर आपस में कैसा है, एक जैसा है, या कई बार ये भी हो सकता है कि सेल्स का स्ट्रक्चर आपस में एक जैसा ना हो। कैसे, इस चीज को मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि सेल्स के सिमिलर या डिसिमिलर होने का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं एक सेल का एग्जांपल लेती हूँ और उस सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन है। क्या नाम है उस सेल का, न्यूरॉन है। ये सेल कहाँ का होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक सेल है, वो कौन है, न्यूरॉन है। इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। अब हमें फोकस करना है किसके ऊपर, नर्व सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर। आगे इस सेशन में जब हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझा दूंगी, लेकिन अभी के लिए एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ लो। होता क्या है कि न्यूरॉन के पास होती है क्या, एक सेल बॉडी। क्या होती है, एक सेल बॉडी होती है, ठीक है। इस सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, प्लस हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस होता है। इस सेल बॉडी से बहुत सारी प्रोसेसेस निकलती हैं, ठीक है। बहुत सारी आप बोलते हो कि ब्रांचेस निकलती हैं, प्रोसेसेस निकलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये क्या हो गई, ये सब हो गई डेंड्राइट्स, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो सेल बॉडी है, इससे निकलती है एक लंबी कॉमन प्रोसेस, ठीक है। इसी सेल बॉडी से क्या निकलती है, एक लंबी सी प्रोसेस निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और ये एक्सॉन अपने टर्मिनल पे जाकर के, अपने एंड पर जाकर के फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। यानी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि बीच में हुई सेल बॉडी, उससे निकली बहुत सारी बारीक प्रोसेसेस जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, प्लस हम बोलते हैं कि एक कॉमन प्रोसेस निकली जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन अपने आप बोल सकते हो कि अपने एंड पे जाकर के टर्मिनेट हो जाती है फर्दर और ब्रांचेस में, ठीक है। ये समझ में आया आपको स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो नर्व सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है इम्पल्सेस को या सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। जैसे कि आपके सामने एक गर्म बर्तन रखा था और आपने जाकर के उसको छू लिया। अब ये जो इम्पल्स है कि आपके हाथ ने क्या किया है, एक गर्म बर्तन छुआ है, ये इम्पल्स हमारे ब्रेन को ले जाकर के कौन देगा, ये इम्पल्स, ये सिग्नल, यही न्यूरॉन्स अपने थ्रू क्या करेंगे, या आप बोल सकते हो कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इस इम्पल्स को, एक सिग्नल को अपने थ्रू जो है ना ट्रांसफर करवाएंगे और कहाँ तक भेजेंगे, हमारे ब्रेन तक। तो ब्रेन उस चीज को क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा कि अच्छा भैया जो हाथ है ना वो किसी गरम बर्तन के कांटेक्ट में आया है, और अगर हाथ को वहां से नहीं हटाया गया तो क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, जल सकते हैं। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन भी तुरंत जो है ना एक ऑर्डर भेजेगा कि भैया हाथ हटाओ वरना इंजरी हो जाएगी। तो ब्रेन का ये जो ऑर्डर है ये हमारे हाथ तक कौन लेकर के आएगा, हमारे हाथ तक ये न्यूरॉन्स ही लेकर के आते हैं। तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, सिग्नल्स को या आप बोल सकते हो कि इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, उनको ट्रांसफर करवाना, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर के जाना, और फिर ब्रेन से आप बोलते हो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्रेन के ऑर्डर्स को लेकर के जाना। कैसे लेकर के जाते हैं, तो सपोज यहाँ पे जो इम्पल्स आई थी कि हाथ ने क्या किया है, किसी गर्म बर्तन को टच किया है, तो ये इम्पल्स सबसे पहले कहाँ जाती है, इन डेंड्राइट्स में जाती है। डेंड्राइट्स के बाद कहाँ जाएगी, डेंड्राइट्स के बाद जाएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद कहाँ जाएगी, एक्सॉन में, एक्सॉन पे जाने के बाद कहाँ जाएगी, एक्सॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं, एक्सॉन से जो निकलने वाली जो ब्रांचेस होती हैं वहां तक जाएंगी। फिर कहाँ जाएंगी ये इम्पल्स, फिर इसके बाद में ये जो एक्सॉन टर्मिनल से जो ब्रांचेस निकली है ना, इन्हीं ब्रांचेस के नीचे आप बोलते हो कि दूसरी न्यूरॉन आ जाएगी। हुआ क्या कि जो इम्पल्स है वो इम्पल्स कहाँ से चली, इम्पल्स चली न्यूरॉन की डेंड्राइट से, डेंड्राइट से कहाँ पहुंची, सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ पहुंची, एक्सॉन, एक्सॉन से कहाँ पहुंची, एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स पे जो ब्रांचेस है वहां तक पहुंची।
अब इसके बाद में इम्पल्स कहाँ जाएगी, तो अब इसके बाद में इम्पल्स जाएगी दूसरी न्यूरॉन में। लेकिन दूसरी न्यूरॉन में कैसे जाएगी, तो दूसरी न्यूरॉन हम बोलते हैं कि सपोज यहाँ है, ठीक है, तो दूसरी न्यूरॉन की हम बोलते हैं कि जो डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है, दूसरी न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती हैं वो इस पहली वाली न्यूरॉन के जो एक्सॉन से निकलने वाली जो ब्रांचेस है ना, उनसे सिग्नल को, इम्पल्सेस को ले लेती हैं। क्या बोला मैंने कि दूसरी वाली जो न्यूरॉन है वो सिग्नल कैसे लेगी, वो अपनी डेंड्राइट्स को बोलेगी कि जाकर के जो पहली वाली न्यूरॉन है ना, उसके एक्सॉन से जो टर्मिनल ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं, उन टर्मिनल ब्रांचेस से सिग्नल लेकर के आओ। और इसी तरीके से सिग्नल जो है हमारे हाथ से कहां तक पहुंचेगा, हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस दूसरी वाली न्यूरॉन की जगह, इस दूसरी वाली न्यूरॉन की जगह मैं क्या करूं, एक कार्डियक सेल रख दूं, यानी कि एक हार्ट का सेल रख दूं। हार्ट का सेल कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है। तो क्या कभी भी ये हार्ट का सेल जिसका शेप है स्पिंडल जैसा, तो क्या ये कभी हार्ट का सेल इम्पल्स को ट्रांसफर करा सकता है, सिग्नल को ट्रांसफर करा सकता है? बिल्कुल नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि इम्पल्स के ट्रांसफर के लिए न्यूरॉन चाहिए है। क्यों चाहिए है न्यूरॉन? क्योंकि न्यूरॉन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। इम्पल्सेस या सिग्नल्स ट्रांसफर कैसे होते हैं, एक न्यूरॉन से निकलते हैं दूसरी न्यूरॉन तक जाते हैं। कैसे जाते हैं? तो पहली वाली न्यूरॉन की जो टर्मिनल, जो एक्सॉन के टर्मिनल से जो ब्रांचेस निकली हैं, उन ब्रांचेस से दूसरे वाली न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में जाते हैं। अब यहाँ पे तो हमने कुछ और ही सेल रख दिया है जिसके पास डेंड्राइट्स ही नहीं है, जिसके पास एक्सॉन ही नहीं है, तो फिर आगे सिग्नल का ट्रांसफर कैसे होगा? भाई सिग्नल को, इम्पल्स को ट्रांसफर कराना हलवा थोड़ी है कि कोई भी आकर के कर सकता है, बहुत मुश्किल प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि सेल्स का सेम स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अगर एक टिश्यू बन रहा है तो उस टिश्यू में जितने भी सेल्स, उस टिश्यू को जितने भी सेल्स बनाने वाले हैं, तो उन सेल्स का स्ट्रक्चर, उनका शेप कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। तभी सभी सेल्स मिलके टुगेदर एज अ यूनिट एक कॉमन फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वरना क्या होगा, अगर हम बोलते हैं कि अलग अलग शेप के सेल्स आ जाएंगे तो किसी भी जन्म में फंक्शन जो है ना प्रॉपरली परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो देयर आर सर्टेन टिश्यूज जिनमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं अपने स्ट्रक्चर में। और एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो कि अभी एनिमल टिश्यू जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, उन सभी एनिमल टिश्यूज़ में जो आपको सेल्स मिलेंगे ना, वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे से स्ट्रक्चर में। अगर हम जब बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ की, तो प्लांट टिश्यूज़ में आपको कुछ सर्टेन टिश्यूज ऐसे भी दिखाई देंगे जहां पे जो सेल्स हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि टिश्यू क्या होता है। एक टिश्यू कुछ नहीं, सेल्स का एक ग्रुप होता है या उसका एक कलेक्शन होता है जिसमें सभी सेल्स जो हैं एक कॉमन ओरिजिन के होते हैं। वो स्ट्रक्चर में सिमिलर भी हो सकते हैं, डिससिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी सेल्स उस ग्रुप के, उस कलेक्शन के टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। अब सवाल ये है कि टिश्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इट कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है। फिर इसके बाद में इट डिक्रीजेस वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक सेल के पास कैपेसिटी होती है सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की, लेकिन होगा क्या, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं कि अगर हर एक सेल हर एक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए चीज़ों को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए हम कामों को बांट देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इंडिविजुअल सेल पे पड़ने वाला जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक सेल को केवल एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना है, सारे नहीं करने हैं। तो वर्कलोड कम हो गया कि नहीं हो गया? चलो फिर इसके बाद में इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सेल्स पढ़ा था। अब यही सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज फर्दर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन कंबाइन होकर के आपस में क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेता है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाती है। कैसे? टिश्यूज के फॉर्मेशन से। आई आपको बात समझ में?